प्यारे बच्चों, आज हम लोग कोशिका के कोशिकांग के बारे में चर्चा करेंगे। आपने अभी तक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी पढ़ चुके हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे वह लाइसोसोम के बारे में चर्चा करेंगे। लाइसोसोम जो पाया जाता है ज्यादातर जंतु कोशिका में पाया जाता है, लेकिन बाद में यह भी देखा गया कि कुछ ऐसे प्लांट भी हैं, फंजाई जैसे न्यूरोस्पोरा वगैरह है, इनमें भी इस लाइसोसोम की उपस्थिति देखी। पहले तो यही था कि केवल जंतु कोशिका में ही लाइसोसोम पाया जाता है, लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्टों ने इसको खोजा और पादप कोशिकाओं में, खास करके पहली बार जो खोजा गया था वो न्यूरोस्पोरा नामक एक फंजाई थी, उसमें उसको सर्वप्रथम डिस्कोर्स किया गया। अगर हम इसकी खोज की बात करें लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम इसकी खोज सर्वप्रथम 1955 में डी डुबे नामक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने सर्वप्रथम इस लाइसोसोम को खोजा और जंतु कोशिका से खोजा। बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ कि केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्टों ने इसे जब न्यूरोस्पोरा नामक फंजाई में खोज करके बताया कि नहीं, जंतु कोशिका में ही केवल नहीं पाया जाता लाइसोसोम, बल्कि पादप कोशिकाओं में भी पाया जा सकता है। लेकिन ज्यादातर यही देखने को मिलता है कि यह जंतु कोशिका में बहुत ही एक्टिव होता है, बहुत ही सक्रिय होता है। अब हम अगर इसकी संरचना की बात करें तो संरचना में यह गोलाकार या अंडाकार ज्यादातर संरचनाओं में पाया जाता है। यह केवल एक झिल्ली से घिरी हुई, दोहरी नहीं होती, इसमें एक ही झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। अगर इसकी संरचना बनाए तो इसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से इसकी संरचना होती है। अगर इसका सेक्शन काट के देखें, ये लाइसोसोम। जब भी लाइसोसोम का जब निर्माण होता है तो निर्माण इसका गाल्गी बॉडी की वेसिकल से होता है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको अंतःप्रतपी जालिका हिंदी में कहते हैं, के ट्यूबुली से इसकी संरचना का निर्माण होता है। अर्थात ये बनती है, या तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनेंगी या गाल्गी बॉडी से। यानी कि लाइसोसोम का जो निर्माण होता है या तो गाल्गी बॉडी से होता है और या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात अंतःप्रतपी जालिका से होता है। इतनी बात समझ में आई? यह एक झिल्ली से, एक दोहरी झिल्ली नहीं होती, बल्कि एक झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। अब झिल्ली कोई भी होगी तो किसकी बनी हुई होगी? लिपोप्रोटीन। वेरी गुड। किसकी बनी होगी? लिपोप्रोटीन की बनी हुई झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। इसका जो निर्माण होता है या तो गोल्गी बॉडी से होता है या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। अब जो पहली बार कोई भी अगर लाइसोसोम बनता है उसे हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। उसको बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम के नाम से जाना जाता है। अर्थात पहली बार जब कोई भी लाइसोसोम गाल्गी बॉडी या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है तो उसे हम प्राइमरी लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में? इसके बाद क्या होता है, ये लाइसोसोम कोशिका द्रव्य में पड़ा रहता है। कोशिका द्रव्य में पड़े रहने के बाद इसके अंदर लगभग 400 प्रकार के एंजाइम होते हैं। कितने प्रकार के? 400 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं।
ढेर सारे एंजाइम उनमें होते हैं, उसमें न्यूक्लिएज एंजाइम होगा, कार्बोहाइड्रेज एंजाइम होगा, प्रोटीएज एंजाइम हो गया, उसमें लाइपेज एंजाइम हो गया। इस तरह से ढेर सारे प्रकार के लगभग 400 प्रकार के एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि जितनी भी संपूर्ण कोशिका है, संपूर्ण कोशिका के जितने भी पदार्थ हैं, सभी पदार्थ को पचाने की क्षमता इन एंजाइमों में किसी ना किसी में होती है। अर्थात एंजाइम का काम क्या होता है? पचाना। एंजाइम का काम क्या होता है? पचाना। कार्बोहाइड्रेट को पचाना है, लिपिड को पचाना है, प्रोटीन को पचाना है, न्यूक्लिक एसिड को पचाना है, या किसी अन्य पदार्थ को पचाना है, तो कौन काम करेगा? एंजाइम काम करेगा। अब बात दिमाग में ये चल रहा हो, सर एंजाइम होते क्या है? एंजाइम एक प्रकार के बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, एक जैव उत्प्रेरक होते हैं जो किसी जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि अगर किसी क्लास में आपका उत्साह वर्धन कर दिया जाए तो आप उस कार्य को जल्दी से करेंगे, तो जो उत्साह वर्धन कर रहा है उसको क्या कहा जाएगा? कि वह उत्प्रेरक है। बात समझ में आ रही है नहीं? तो इस तरह से यह देखा जाए कि इसमें ढेर सारे प्रकार के एंजाइम होते हैं जो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी पदार्थों को पचाने की क्षमता इन एंजाइमों के अंदर होती है। लेकिन चूंकि ये इसके अंदर बंद रहते हैं, इसलिए कोशिका का कोई भी पदार्थ साधारण दशा में पहुंचता नहीं। बात समझ में आ रही है नहीं? अब होता क्या है, जब कोई किसी पदार्थ को पचना होता है, अमन, किसी पदार्थ को पचना होता है, तो पचने के लिए क्या करता है? वो जो पदार्थ पचना होता है उसको हम कहते हैं, मान लीजिए फूड मटेरियल है, कोई भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ पैकेट के रूप में इसके संपर्क में आता है, संपर्क में आकर के इससे जुड़ जाता है। क्या हो जाता है? इससे जुड़ जाता है। ये भोज्य पदार्थ हो गया और ये लाइसोसोम, ये हो गया भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थ इससे अटैच हो गया। ये क्या है? लाइसोसोम। इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी। अब जब इसके साथ ये जुड़ गया तो इस पूरी संरचना को कहेंगे द्वितीयक, सेकेंडरी लाइसोसोम। यानी कि जब भोज्य पदार्थ की थैली, भोज्य पदार्थ की थैली इसके साथ जुड़ जाती है तो जो संरचना प्राप्त होती है उस संरचना को हम कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। बात समझ में आ रही है? अब जब सेकेंडरी लाइसोसोम इसके साथ जुड़ गया तो जो इसमें भोज्य पदार्थ में जो जो पदार्थ होंगे वो उसके एंजाइम इसके संपर्क में आकर के इसको पचाना शुरू कर देगा, और जो पचित पदार्थ होगा पचाने के पश्चात वो धीरे धीरे कोशिका में विसरित हो जाता है, निकल जाता है पचने के। और जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है, जो नहीं पच पाता है, वो क्या करता है? लाइसोसोम जा करके जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली के संपर्क में आकर के बाहर निकल फट जाती झिल्ली और बाहर निकल जाती। आपको पता है कि जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति तो होती नहीं, उसका बाहरी आवरण क्या होता है? कोशिका झिल्ली होती है। जब कोशिका झिल्ली बाहरी आवरण होगा तो कोशिका भित्ति जैसी संरचना से उसके संपर्क में आने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इस तरह से ये जो अपचित पदार्थ होंगे, जो व्यर्थ के पदार्थ होंगे, इस पूरे साइट के अंदर भरे रहते हैं, और जब पच जाते हैं, पचने के पश्चात विसरण द्वारा पचित पदार्थ कोशिका द्रव्य में मिल जाता है, जो बिना पचा हुआ पदार्थ होता है जा करके ये कोशिका झिल्ली के संपर्क में आकर के बाहर निकल जाता है। समझ में आ गई? तो ये इसके कार्य हो गए। इसका कार्य क्या है? भोजन का पचाना। अब क्या है, बहुत से केसेस में ये देखा जाता है कि अगर ये फट जाए, अगर ये लाइसोसोम फट जाए तो क्या होगा? जितने एंजाइम है सब कोशिका में बिखर जाएंगे। जब कोशिका में पूरे बिखर जाएंगे तो क्या होगा? सारे की कोशिका के जितने पदार्थ सबको पचा देगा। तो सबको पचा देगा तो क्या, सारी क्रिया बंद हो गई। माइटोकॉन्ड्रिया है उसको पचा दिया, प्लास्टिड है उसको पचा दिया, राइबोसोम है उसको पचा दिया, गाल्गी बाइडी, जितने भी चीजें हैं सब उसके अंदर पच गई। जब पच गई तो क्या है? कोशिका ही खत्म हो गई। इसीलिए कहा जाता है लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। समझ में आ रही बात की नहीं? यदि यह लाइसोसोम फट जाए तो इसके अंदर इतने एंजाइम भरे पड़े होते हैं कि सारी कोशिका को पचा देगा और नष्ट कर देगा। इस वजह से
इसे हम कोशिका की आत्महत्या की कोई प्रॉब्लम, सुसाइड साइट ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। तो ये बात समझ में आई? किसी को कोई प्रॉब्लम? सबके समझ में आ गया? अब यहां पर एक चीज और जानना जरूरी है कि ये जो एंजाइम होते 400 प्रकार के मैंने आपको एंजाइम बताया। एंजाइम आवश्यकता अनुसार ही भोज्य पदार्थ की थैली में प्रवेश करते, थैली के संपर्क में जो भोज्य पदार्थ होगा वही एंजाइम यहाँ पर सक्रिय होता है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ इसके अंदर जो एंजाइम है वो सक्रिय रहते, ऐसा नहीं तो इसी को पचा सकते हैं। ये भी दिमाग में बात आ जाएगी कि सर इसको काहे नहीं पचा दे रहे हैं। इसको इसलिए नहीं पचाते क्योंकि इसके अंदर का जो माध्यम होता है वह माध्यम अम्लीय होता है। वो उसका माध्यम लगभग 5 pH इसका वैल्यू होती है, अम्लीय होता है। और जबकि कोशिका का लगभग 7 के आसपास, 7 या 7.5 के आसपास या क्यों 6 से लेकर के 7.5 के बीच में इसका कोशिका द्रव्य का माध्यम होता है। इसलिए होता क्या है कि जनरली ये जितने भी एंजाइम होते हैं वो सक्रिय नहीं होते। वो अम्लीय माध्यम जब घट जाता है तो फिर वो सक्रिय होना शुरू होता है। और ये पाए कहाँ जाते हैं? ज्यादातर सभी कोशिकाओं में ज्यादातर नहीं पाए जाते, ये ऐसी कोशिकाओं में पाए जाते हैं जैसे आपका अग्न्याशय हो गया, आपका लीवर हो गया, यकृत जिसको बोलते हैं, किडनी हो गई आपकी, बात समझ में आ रही कि नहीं? किडनी हो गई, यकृत हो गए, पैनक्रियाज हो गया जिसको हम अग्न्याशय कहते हैं। इन सब में ज्यादातर ये पाए जाते हैं लाइसोसोम, क्योंकि वहां पर ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो एंजाइम का श्रावण करती हैं। तो ऐसी कोशिकाएं जो एंजाइम का श्रावण करती हैं उन कोशिकाओं में लाइसोसोम ज्यादा पाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो एक बार फिर से समझिए सरसरी निगाह से। इसकी खोज सर्वप्रथम डी डुबे नामक साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम 1955 में इसको खोजा था। और पहले यह विचार था कि यह केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्टों ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया और सिद्ध करके बताया कि न्यूरोस्पोरा नामक फंजाई जो एक प्रकार का प्लांट है उसमें भी यह पाया जाता है। अर्थात यह बाद में निश्चित हो गया कि पौधों में भी यह पाया जाता है। जब अगर इस संरचना की बात करें तो सर्वप्रथम इसका जो निर्माण होता है वो गाल्गी बॉडी या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको अंतःप्रदब्धी जालिका कहते हैं उससे बनते हैं। और जब पहली बार बनते हैं उसे हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। इस प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर 400 प्रकार के लगभग एंजाइम पाए जाते हैं। और ये एंजाइम का पीएच मान जो होता है 5 के आसपास होता है, अर्थात ज्यादा अम्लीय होता है और ये निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। लेकिन जब बाद में क्या होता है, जब कोई भी भोज्य पदार्थ की थैली इस लाइसोसोम के संपर्क में आता है तो पूरी दोनों की संरचनाओं को सामूहिक रूप से हम सेकेंडरी लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आई? किसी कोई प्रॉब्लम? अब क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ की थैली में भोज्य पदार्थ इसके अंदर भरा हुआ है वो एंजाइम इसके जैसे संपर्क में आता है तो सक्रिय हो जाता है, क्योंकि इसका पीएच मान थोड़ा सा बढ़ जाता है। 5 की बदले 6, 6.5, 7 के आसपास पहुंच जाता है। इस वजह से यह 8, 7.5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है किस तरह का भोज्य पदार्थ है, उस आधार पर ये सक्रिय हो जाते हैं एंजाइम और इसको पचा देते हैं। पचाने के पश्चात पचित पदार्थ जो होता है वो विसरण द्वारा कोशिका द्रव्य में आ जाता है, जबकि बिना पचा हुआ जो पदार्थ होता है पूरी सेकेंडरी जो लाइसोसोम होता है जाकर के कोशिका झिल्ली के संपर्क में आकर फट करके बाहर निकल जाता है। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब ये पाए कहां जाते हैं? ज्यादातर ये पाए जाते हैं किडनी में हो गया, लीवर में हो गया, पैनक्रियाज अर्थात अग्न्याशय में हो गया, अर्थात ऐसी कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो एंजाइम का ज्यादा श्रावण करते हैं। बात समझ में आ गई? किसी कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? लड़कियों समझ में आ रहा ना?